गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर करने के लिए। ठीक है, तो हमारी पहली डेफिनेशन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन शॉर्ट बोलो तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब वो फील्ड जिसमें हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख के मैग्नेट बनाते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जो किसी को मैग्नेटाइज करता है जो फील्ड, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बाय डेफिनेशन, द मैग्नेटिक फील्ड that exists in vacuum and induces magnetism is called magnetizing field। जो वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसमें रख देते हैं उसे मैग्नेटाइज करता है, उसको बोलते हैं हम इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मतलब चुंबकत्व मैग्नेटिज्म जो उसमें पैदा करता है उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इन केस ऑफ सोलेनॉइड का हमने क्वेश्चन किया है और उसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो सोलेनॉइड का होता है वो होता है बी नॉट। बी नॉट मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिनोट कर रहे हैं बी नॉट से फ्री स्पेस में म्यू नॉट इंटू एन आई। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई यहाँ पे करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सेकंड डेफिनेशन हम करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है यहाँ पे। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड बी नॉट अभी ऊपर रिप्रेजेंट किया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एटॉमिक करंट लूप विद और अगेंस्ट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट। ठीक है, क्या कह रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फील्ड बी नॉट के इन्फ्लुएंस के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एटॉमिक करंट लूप, एटम है, ठीक है, एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, वो करंट लूप बनाते हैं। अब वो करंट लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू अलाइन देमसेल्फ विद और अगेंस्ट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन में तो उसके साथ करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जहाँ पे पैदा हो रहा है जो हमें पता है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ठीक है, एक यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो उसको या तो उसके साथ अलाइन करेगा करंट का मैग्नेटिक फील्ड या उसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू ए नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। अब ये क्या कह रहा है, एक ओरिजिनल मैग्नेटाइजिंग फील्ड था जिसके कारण एटॉमिक जो करंट, एटम्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, एक उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरफेयर करेगा तो या तो वो चेंज होगा, मीन्स अलाइन करेगा तो बढ़ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो एटम्स का जो मैग्नेटिक फील्ड घटता है या बढ़ता है उसके कारण एक सरफेस करंट पैदा हो जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, एंड इज कॉल्ड, सॉरी आगे यहाँ नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सरफेस करंट हो गया और एक एटॉमिक करंट हो गया, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस गिव्स राइज टू ए नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड सरफेस करंट, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, आई एम से डिनोट करते हैं। दिस करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एम। ठीक है, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, दैट इज बी एम इनसाइड द मटेरियल विच इज गिवन बाई बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम। वही फॉर्मूला है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, बी एम में है तो आई एम कर दिया है हमने। तो एक तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है सरफेस करंट के कारण, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट के कारण। आगे बढ़ते हैं, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो रहा है किसके कारण है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एक तो जो हमने बाहर से अप्लाई किया है, दूसरा एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को मैग्नेटाइज होने से कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, बी इज इक्वल टू क्या है, बी नॉट मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड और बी एम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सरफेस करंट, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को मिला के टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन।
आगे प्रॉपर्टी है यहाँ पे, सॉरी डेफिनेशन कहूँगा, अगली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स। एम्पियर होता है करंट की यूनिट, एम्पियर टर्न्स यानी जितनी टर्न में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो एन आई से रिप्रेजेंट किया, आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, तो एम्पियर टर्न हो गए एन इंटू आई, फ्लोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, तो एम्पियर टर्न्स भी यहाँ पे पर यूनिट लेंथ के लिए आएगा ये। सोलेनॉइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई जो आपने लिखा था, उसमें एन आई को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, डिनोट करते हैं एच से। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई था, एन आई के प्लेस पे एच रख दिया, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। डायमेंशंस क्या होंगी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की? एल इनवर्स ए, यहाँ पे एम्पियर के लिए होगा और एल लेंथ के लिए यूज होता है। इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर मीटर इनवर्स आएगा, एम्पियर, मैंने लाइन खींची हुई है एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर इनवर्स, विच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, ठीक है, और जूल पर मीटर पर वेबर भी कह सकते हैं इसे। आगे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। क्या है ये? मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप, जितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हमने किया था एम इक्वल टू आई ए आया था यहाँ पे, ठीक है, हमने पिछले टॉपिक्स में किया हुआ है, ठीक है, आई ए, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन आई ए। यहाँ पे करंट है सरफेस करंट, तो आई के नीचे स्मॉल एम लिख दिया है, तो ये क्या हो गया? स्मॉल नहीं सर कैपिटल एम आएगा यहाँ पे, एन आई एम ए, ठीक है। अब ये फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अपॉन में का है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन में वी आना चाहिए, पर वॉल्यूम की जगह मैंने ए से रिप्लेस क्यों किया है? बिकॉज वॉल्यूम यहाँ पे पर यूनिट लेंथ का है, अगर लेंथ की वैल्यू 1 कर दूँ तो एरिया के बराबर रह जाएगा वॉल्यूम, तो इसलिए वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे ए, क्योंकि आई एम सरफेस करंट है और सरफेस का वॉल्यूम नहीं सिर्फ एरिया निकलता है, तो इसलिए ए लिख दिया है यहाँ पे, कि लेंथ तो उसकी अब यूनिट हो गई, ठीक है। या ये कहूँ हाइट उसकी है नहीं, किसी सरफेस की कोई हाइट नहीं होती, सिर्फ सरफेस, तो वी को रिप्लेस किया है ए से, तो यहाँ पे एम मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आया है एन इंटू आई एम, ठीक है। मीन्स बी एम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू नॉट एन आई एम था, और एन आई एम को रिप्लेस कर दिया एम से, तो म्यू नॉट इंटू एम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तो ऊपर फॉर्मूला आया था, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला था बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच था, और बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आ गया, तो दोनों ये इंटू मैग्नेटिक इंडक्शन में लिखेंगे म्यू नॉट एम, और यहाँ पे बी नॉट इज इक्वल टू, बी नॉट क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और बी यहाँ पे बी एम क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो सरफेस करंट के कारण था, ठीक है। तो यहाँ पे एम आपका क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ही है, जैसे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी था ये भी है, ठीक है। पर बी एम के केस में जो फील्ड इंटेंसिटी है उसे एम से रिप्लेस कर दिया और नाम दे दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये हुआ आपके पास। आगे क्या लिखा है? अगेन अगर बार मैग्नेट का केस लें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी बार मैग्नेट के केस में? अब बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या कितना होता है? आइदर पोल की स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, तो क्यू एम स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल 2L, तो क्यू एम इंटू 2L कर दिया। वॉल्यूम, अब बार मैग्नेट का तो वॉल्यूम होगा, क्योंकि बार मैग्नेट का वॉल्यूम कितना होता है? बार मैग्नेट की अगर लेंथ मैंने मान ली है मैग्नेट की 2L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम कितना होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू 2L, 2L से 2L कैंसिल करके क्यू एम अपॉन ए आ गया, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। हैंस
आगे बढ़ते हैं। ये तो दोनों एक ही है। बार मैग्नेट के केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लिखेंगे QM/A, ठीक है। और वैसे आप अगर एटॉमिक कॉइल के रूप में बात करें, ठीक है, सिंपल मैग्नेट के लिए बार मैग्नेट की बात ना करें तो यहाँ पे आपके पास μ0 × M भी लिख देंगे, इसी को सेम है भाई। तो आपके टोटल मैग्नेटिक फील्ड या कहूँ मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो जाएगा, B0 + Bm था, B0 की वैल्यू रख दी थर्ड डेफिनेशन से μ0H, और फोर्थ डेफिनेशन से Bm को लिख दिया μ0M। μ0 दोनों जगह से कॉमन ले लूँ तो ये H + M हो जाएगा। क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होती हैं सेम यूनिट हो। तो क्लियरली H एंड M हैव सेम यूनिट्स, नेमली एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर आपने यहीं थोड़ी देर पहले थर्ड डेफिनेशन में डिफाइन किया था, तो वही है। आगे है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी क्या होगा, परमेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच ए मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी आपको मेजर करना है कि किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना पेनिट्रेट हो सकता है, उस मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन हमने अभी रिप्रेजेंट किया था B से, सेकेंड डेफिनेशन जो थी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H से डिनोट की थी, तो B/H हो गया, ठीक है। B यहाँ पे, तो SI यूनिट ऑफ H यहाँ पे है जो, सॉरी SI यूनिट नहीं, ये H में गलत लिख रहा है, यहाँ पे म्यू लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हम परमेबिलिटी कर रहे हैं। SI यूनिट ऑफ म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमेबिलिटी को। SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी क्या हो गया, B के लिए टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, और H यहाँ पे क्या है, H आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट थी एम्पियर पर मीटर, तो ये हो जाएगा टेस्ला, मीटर ऊपर चला गया, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो ये mL/T-2 और A-2। आगे है रिलेटिव परमेबिलिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। रिलेटिव वर्ड हमारा हमेशा ऐसे ही होता है, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी करें या रिलेटिव परमेबिलिटी करें, तो मीडियम टू द फ्री स्पेस ही करते हैं। तो मीडियम की लिए परमेबिलिटी μm, फ्री स्पेस के लिए μ0 से डिवाइड कर दिया, तो डिनोट कर दिया, तो μr यानी रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, μm/μ0, ठीक है। बाकी रिलेटिव परमिटिविटी कुछ चीज़ों की यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे μr और फॉर फ्री स्पेस इज 1, μr फॉर एयर इज ऑलमोस्ट 1 है, 1.6 टाइम्स 0 है, फिर 4 है, तो ऑलमोस्ट 1। और रिलेटिव परमिटिविटी आयरन की बात करें तो मोर देन 1000 होती है। अगली डेफिनेशन हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो मैग्नेटाइज हो जाए, उसकी मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी जो है उसी का मेजर है आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जब डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज M, टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन हमने इन्हीं की थी। थर्ड में जो डिफाइन किया था वो थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और फोर्थ में डिफाइन जो किया था वो थी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इन दोनों का जो रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डिनोट करते हैं चाई से, ठीक है। ये चाई नया सिंबल है, चाई बोलते हैं इसे, CHI, चाई। इट हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों की यूनिट सेम है, तो डिवाइड करते टाइम कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए चाई की कोई यूनिट नहीं होगी या ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। आगे है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या था, μ0, अभी निकाला था फोर्थ डेफिनेशन के बाद, μ0 × H + M।
उसके बाद बी यहाँ पे क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बी को डिनोट कर दिया म्यू एच से, तो बी की जगह पे लिख दिया मैंने म्यू एच। ठीक है, ये एज इट इज। अब यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इसके लिए आपके ऊपर रेशो से फॉर्मूला निकाल दिया, रिलेटिव परमिटिव वाली फॉर्मूला रख दिया। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है, मीडियम की परमिबिलिटी को अगर फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो बस इस म्यू की जगह, ये मीडियम की परमिबिलिटी ही थी, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इधर भी म्यू नॉट था, इधर भी म्यू नॉट से पहले तो एच, यहाँ पे म्यू नॉट एच है, इसमें से एच कॉमन लिया तो 1 प्लस एम अपॉन एच रह गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह गया म्यू। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये म्यू को म्यू रहने दिया, म्यू नॉट को इसके अपॉन में ले आया, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, या तो म्यू अपॉन म्यू नॉट हमें पता है बाई डेफिनेशन म्यू आर होता है, म्यू आर डायरेक्ट लिख दो, या म्यू की जगह वैल्यू लिखी म्यू आर इंटू म्यू नॉट, कैसे भी लिख लो। यहाँ पे 1 प्लस एम अपॉन एच हमें अभी रिप्रेजेंट किया यहाँ पे चाई से, तो एम अपॉन एच की जगह चाई लिख दिए, चाई एम फॉर मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस चाई एम, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन है। ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी का रिलेशन ये होगा। तो ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन जिन्हें हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, कहीं भी ये टर्म्स यूज होती तो हमें दिमाग में रहना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। एक तो ये था। दूसरा, अब हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है, कुछ और डेफिनेशंस हैं, ये भी डेफिनेशन ही कवर कर रहे हैं, इससे पहले बताया था वीडियो में। तो क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स फैराडे क्लासिफाइड द वेरियस सब्सटेंसेज इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो फैराडे ने इन्हें क्लासीफाई किया था, 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ठीक है, कुछ बुक्स और बहुत सारे नाम लिखती हैं, पर मेन ये हैं। ठीक है, फेरो है, फेरी है, ऐसे कई सारे और नाम लिखते हैं, पर मेन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो 3 ही है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, मेन अगर मैं और बात करूँ तो 2 ही रह गए हमारे पास, डाई और पैरा। फेरो एक तरह से पैरामैग्नेटिक का ही कुछ एडवांस रूप हो गया। पहले पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते क्या हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच डेवलप फीबल मतलब स्मॉल, हल्के वाला मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटाइज होते हैं जब भी इन्हें मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिज्म इनके अंदर होता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और काफ़ी फीबल होता है। सच सब्सटेंसेज आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, और मैग्नेट के पास रखेंगे तो ये रिपेल करती है मैग्नेट इन्हें, एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, पोल पे, और वीक कहाँ होता है, इक्वेटर पे। तो अगर इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक पार्ट ऑफ मैग्नेट की तरफ ये मूव करने की कोशिश करेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NaCl हम पता को सोडियम क्लोराइड होता है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, वाटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज के। ठीक है, आगे रीजन पढ़ेंगे क्यों होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज ऐसे, ठीक है, ऐसा रीजन क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेशन। आगे है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, ये इसके अपोजिट है डायमैग्नेटिक का। पैरामैग्नेटिक क्या है, फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, वो भी मैग्नेटाइज होते हैं, ये भी मैग्नेटाइज होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, दोनों फीबल ही हैं, हल्के से मतलब मैग्नेटाइज होंगे। सच सब्सटेंसेज आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। उसका अपोजिट हो गया, डायमैग्नेटिक का अपोजिट हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कुछ एग्जांपल्स हैं सब्सटेंसेस के, तो वो एग्जांपल हैं यहाँ पे मैग्नीज,
एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम कॉपर क्लोराइड, ये पूरा एक सब्सटेंस हो गया। ऑक्सीजन एट एसटीपी, ये कुछ एग्जांपल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन एट एसटीपी डाइमैग्नेटिक था और ऑक्सीजन एट एसटीपी पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरोमैग्नेटिक, अब है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरो और पैरा सेम है, बट ये फीबली की जगह स्ट्रांगली होते हैं बस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच डेवलप स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट एंड टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन दोनों सेम ही है, बस फीबल को रिप्लेस कर दिया स्ट्रांग से। और एग्जाम्पल डेफिनेटली अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड एलॉय लाइक एलनिको। ये आपके कुछ एलॉय हैं एग्जाम्पल। तो ये वो हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जब भी हम मैग्नेट यूज़ करते हैं तो अट्रैक्शन हम किसका देखते हैं जनरली, तो हम आयरन का देखते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये वो ऑब्जेक्ट है जिन्हें आपकी मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। एक्चुअली मैग्नेट बाकी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट ऑक्सीजन को भी अट्रैक्ट करती है, पर बहुत कम। तो फीबली कई बार नोट नहीं करते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगी इसलिए अट्रैक्ट होती है, क्योंकि बहुत कम अट्रैक्ट करेगी, पर करती है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगली वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। यानी चीज़ें क्या कवर करेंगे हम, अब हम ओरिजिन ढूंढेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, पैरामैग्नेटिक क्यों करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक का रीजन क्या है, वो देखेंगे अगली वीडियो में।